नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट है आईपीआर 311 और इसके साथ में ही इसके टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। और इसमें सबसे पहले अपन बात करें इस सब्जेक्ट के कोड की तो कहीं पर ये आईपीआर 300 अपने को देखने को मिलता है कई यूनिवर्सिटीज में, और कहीं में ये देखने को मिलता है जीपीबी 312। ठीक है, तो वो यही सब्जेक्ट आपकी रहने वाली है आईपीआर वाली। ठीक है, और इस सब्जेक्ट का ओल्ड पेपर सॉल्यूशन अपना आ चुका था। किसी भी साथी ने अगर ओल्ड पेपर सॉल्यूशन नहीं देखा है तो वो सबसे पहले जाकर देखेगा ओल्ड पेपर सॉल्यूशन को। ठीक है, इसके बाद में ओल्ड पेपर सॉल्यूशन के भी दो पार्ट है बेटा, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्टों को जाकर चेक कीजिएगा। इसके बाद में न्यू टाइप का सॉल्यूशन भी अलग से डाला हुआ है। और अब ये जो आपको वीडियो मिल रही है ये ओनली गेस पेपर की है। ठीक है, और इसके साथ में ये जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये एज इट इज ऐसे के ऐसे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं पार्ट थर्ड और सेमेस्टर फर्स्ट की सब्जेक्ट रहने वाली है, गेस पेपर रहने वाला है। और ये रहने वाला है बाईलिंगुअल, मतलब इंग्लिश और इसके साथ में हिंदी दोनों भाषाओं में अपने इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, या उसको बोलते हैं टीके। क्या बोलते हैं बेटा? टीके बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज की डेफिनेशन, इसके साथ में ही मटेरियल ट्रांसफर जो एग्रीमेंट होता है उसकी डेफिनेशन, हु कैन रिवोक द पेटेंट, इसके साथ में डीयूएस टेस्ट क्या होता है, लैंड रेस और एक्सटेंट वेराइटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। ये क्या है बेटा? परिभाषाएं। क्या है? परिभाषाएं। इसके बाद में आता है डिफरेंस। डिफरेंस पूछा गया है नोवेल्टी, इसके साथ में ही इन्वेंटिवनेस, इसके साथ में ही पीवीआर और एफआर एक्ट 2001 बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इसमें पीवीआर और एफआर एक्ट 2000 कौन से में 2001 में आपको डिफरेंट बताना है। इसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बेटा यहाँ पर बीच में डिफरेंट नहीं है, ये टीम ने दे दिया है गलती से, यहाँ पर आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके बाद में आता है टेंजिबल प्रॉपर्टी। कौन सी आती है? टेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी। अब देखिएगा, इसके बाद में आता है यूपीओवी 1978 और यूपीओवी 1991 के मध्य आपको क्या देखना है? अंतर देखना है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आपको हार्ड हार्ड लग रहे होंगे पर बहुत आसान भाषा में करवा देंगे। और अगर आप ओल्ड पेपर नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाकर ओल्ड पेपर वाली वीडियो देखो, तभी इसको देखने का और भी ज्यादा आपको मजा आएगा, क्योंकि बहुत ईजी ये सब्जेक्ट बन जाएगी। इसमें देखिएगा, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं हैं अब टिप्पणी की। टिप्पणी किस किस पर पूछी गई है? एक तो सुई जेनेरिस राइट्स के बारे में और डिफरेंट आईपीआर एक्ट्स के बारे में पूछ रखा है। इसके साथ में ही यहाँ पर पूछ रखा है लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन, जो कि सबसे पहले है डिफाइन द आईपीआर। आईपीआर को परिभाषित करो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, इसके प्रकारों के बारे में बताओ। और इसके साथ में एक्सप्लेन ओरिजिन्स और हिस्ट्री ऑफ फंक्शन ऑफ यूपीओवी फॉर प्लांट प्रोटेक्शन। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के बारे में बताओ। एक्सप्लेन पेटेंट सिस्टम इन इंडिया के बारे में बताओ। इसके बाद में लॉन्ग टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो एक्ट 2002 है, इसके सैलेंट फीचर्स के बारे में बताओ। और इसके साथ में ही इसकी जो एग्जिम्पशन है उनके बारे में बताओ। इसके बाद में आता है आपको ब्रीफ नोट्स बताने हैं, मतलब इसका क्या करना है? संक्षिप्त में क्या करना है बेटा? वर्णन देना है, जिसमें सबसे पहले आता है WIPO, इसके बाद में आता है GATT, इसके बाद में आता है ITPGRFA, फिर आता है WTO, फिर आता है फार्मर्स राइट्स। इनके बारे में आपको क्या देना है? संक्षिप्त में विवरण। फिर आता है बड़ा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पेटेंट रिक्वायरमेंट अलोंग विथ प्रोसीजर पेटेंट इन डिटेल, मतलब आपको बताना है जो पेटेंट है, पेटेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और इसकी प्रोसीजर क्या होती है, ये आपको समझाना है। अब अपन चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है बेटा वो कहां पर मिलने वाली है? इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। आपको क्या मिल जाएगा बेटा? आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी और लिंक भेजेंगे वहां से, जो अपना एप्लीकेशन है उसकी लिंक भेजेंगे, ऐप पर मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में से भी आप ऐप की लिंक ले सकते हो। इसके साथ में सभी साथियों को यहाँ पर मैसेज करना है, क्योंकि आगे आपको जो 6th सेमेस्टर है उसकी भी आसान भाषा में क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएगी और 1 फरवरी से क्लासेस अपने एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई ऐप के लिंक को डाउनलोड करना है। और इसके साथ में ही
अब अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे। उसके पहले जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहा है तो वो साथी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि टीम को भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, जो साथी है वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको वीडियोज अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके और मोटिवेशन दिलाओ, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगने वाला है कि 5-10 रुपए कट जाएंगे अपने खाते से। ठीक है, तो ये काम आपको जरूर करना है। फिर भी बहुत सारे साथी इतना कहने के बाद में भी नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब। वो भी कई ऐसे भी होते हैं, लापरवाही कर लेते हैं कि अपना क्या जाएगा। ठीक है, पर आपको ही आगे तक क्या मिलेगा, इसमें कंटेंट मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके बाद में अपन चलते हैं सबसे पहले किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। और सॉल्यूशन में सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल नॉलेज। क्या आता है बेटा, ट्रेडिशनल नॉलेज आता है। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब होता है कि जो पहले से चला आ रहा है, अपने पेरेंट्स ने बताया। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने बताया होगा कि खेत में धुएं दे देना, खेत में धुएं कर देना, मतलब ये पेरेंट्स के भी पेरेंट्स ने बताया होगा कि खेत में धुएं कर देना, इससे क्या हो जाएगा, जो पाला वगैरह है ना वो हानि नहीं पहुंचाएगा फसलों को। ठीक है, इसी प्रकार से किसी ने बताया होगा कि नीम का घोल बनाकर आप क्या कर देना, नीम का घोल बनाकर आप छिड़काव कर देना, जो इंसेक्ट वगैरह है उनका मैनेजमेंट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बताए होंगे, जीवामृत कैसे बनता है, ठीक है, पंचामृत कैसे बनता है। इन चीजों के बारे में कहीं ना कहीं अपने को पहले पूर्वजों ने बताया। अब जो पूर्वजों ने बताया जो आज काम में आ रहा है वो होता है ट्रेडिशनल नॉलेज। क्या होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज होता है। देखिएगा, ट्रेडिशनल नॉलेज वह है ज्ञान प्रथाएं समझ है जो कि स्वदेशी स्थानीय समुदायों के द्वारा सदियों से विकसित की गई है, जो अक्सर कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में सांस्कृतिक अनुष्ठानों से संबंधित होती है। और यह ज्ञान मौखिक रूप से हस्तांतरित किया जाता है, मतलब बताकर, जैसे मैंने आपको बता दिया, आप अपने बच्चों को, फिर आपके बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या किया जाता है, ये अपन मौखिक रूप से बोलकर इसको क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। इन समुदायों के जीवन जीने के तरीके का ये क्या होता है, अभिन्न हिस्सा होता है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज समझ में आ गया। अब कई बार इसको ओनली टी के भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर आता है आपके नेक्स्ट, सामग्री हस्तांतरण समझौता, या इसको बोलते हैं एमटीए। क्या बोलते हैं, एमटीए, मटेरियल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट होता है। मतलब ये एक प्रकार का क्या होता है बेटा, एक प्रकार का अनुबंध है, एक प्रकार का एग्रीमेंट है। किस चीज पर है, जब भी अपन एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई भी मटेरियल बेचती है तो उस पर उसके साथ में ये क्या होता है, एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, उसको अपन मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट कहते हैं। एक प्रकार का कानूनी अनुबंध है जो कि तब उपयोग किया जाता है जब जैविक नमूने पर ठोस शोध सामग्री संगठनों या शोधकर्ताओं के बीच में कोई भी सामग्री क्या होती है, स्थानांतरित होती है, तो उस टाइम कुछ शर्तों का क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, उसको मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट कहते हैं या एमटीए कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है कि जो पेटेंट है वो पेटेंट कौन रिवोक कर सकता है, पेटेंट कौन रिवोक कर सकता है। तो वहां पर मैंने पेटेंट कब रिवोक कर सकते हैं, यहाँ पर वो बताया गया है कि जो पेटेंट है, पेटेंट कार्यालय, अदालतें या कोई भी प्राधिकरण जो है वो रद्द कर सकता है। तो यहाँ पर है हाई कोर्ट नष्ट कर सकता है, मतलब रिवोक कर सकता है। एक चीज याद रखना कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, इसको रिवोक कर सकता है। हाई कोर्ट लिख लेना यहाँ पर, हाई कोर्ट। तो यहाँ पर दे भी रखा है पर पूरा क्लियर नहीं दे रखा, तो हाई कोर्ट आ जाएगा। कोर्ट क्या कर सकता है, इसको रिवोक कर सकता है जब झूठी जानकारी हो या कोई उल्लंघन करे, जब कोई उल्लंघन करे तो उस टाइम क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है हाई कोर्ट। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है DUS टेस्ट। कौन सा आता है बेटा, DUS टेस्ट आता है। और DUS टेस्ट में क्या होता है, ये कहीं ना कहीं डिफाइन करता है, क्या चीज को डिफाइन करता है, ये एक तो विशिष्ट, समान, और इसके साथ में ही एस का मतलब होता है ये लगातार हो, ये क्या होता है, स्टेबल होता है, मतलब लगातार होता है, यूनिफॉर्म होता है, और डिस्टिंक्ट मतलब विशेष होता है।
अब आईपीआर का मतलब क्या होता है कि सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये मैंने पहले वाले क्लास में बता दी, वैसे आपने ले ली होगी तो मैंने बताया था उस टाइम की, ये अपनी बुद्धि से विकास की गई जो भी चीजें होती है उन पर ये अपने को क्या मिलता है, एक प्रकार का अधिकार मिलता है। क्या मिलता है बेटा, एक प्रकार का अधिकार मिलता है, और जिसको अपन क्या कहते हैं साथियों, जिसको अपन आईपीआर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको अपन आईपीआर कहते हैं। और ये अपने को अधिकार मिलता है, जैसे कि अपने को मिल रहा है, अपने को कोई कॉपीराइट पेटेंट मिल रहा है, पेटेंट मिल रहा है, उसका मतलब है कि डिस्टिंक्ट, ये कब मिलेगा, जब आपका जो आविष्कार है ना वो अलग होगा, आपका आविष्कार क्या होगा, अलग होगा, तभी आपको मिल पाएगा। इसके बाद में दूसरा होता है विशिष्ट, विशिष्ट हो गया, डिस्टिंक्ट। इसके बाद में आता है यूनिफॉर्म, मतलब जो भी आपकी जैसे वैरायटी आपने डेवलप की तो वो पूरी समान होनी चाहिए, पूरी समान होनी चाहिए। इसके बाद में आती है कि ये क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल का मतलब है कि जैसे कोई भी आप डेवलप कर रहे हो कोई वैरायटी, तो वो एक साल ही प्रोडक्शन नहीं दे, वो लगातार प्रोडक्शन देती रहनी चाहिए। तो उसका उसको अपन बोलते हैं डीयूएस टेस्ट, डीयूएस टेस्ट किया जाता है, इसके बाद में ही अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तीन चीजें होनी चाहिए। अब इसके बाद में आता है लैंड रेस, और इसके साथ में एक्सटेंट वैरायटी आती है। देखो, लैंड रेस एक प्रकार की पारंपरिक पौधों की किस्म होती है जो समय के साथ में एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक चयन के द्वारा क्या होती है, विकसित होती है, और स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अच्छी तरह से क्या होती है, अनुकूलित होती है। दूसरी तौर से एक होती है एक्सटेंट वैरायटी, जो कि वह पौधों की किस्म होती है जो कि आज भी अस्तित्व में है, और पारंपरिक हो या आधुनिक किस्म, मतलब आज भी क्या है, वो अस्तित्व में है। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सटेंट। एक होती है लैंड रेस, जो कि भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक चयन की द्वारा क्या होती है, विकसित होती है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको कहते हैं, ऐसा एरिया जहां पर कोई भी विविधता, मान लो जीवों में विविधता मान लो वो अत्यधिक पाई जाती, कम पाई जाती है। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट वह क्षेत्र होता है जो कि उच्च स्तर की विशेष किस्मों का घर होता है, मतलब जो कि ऐसी किस्में जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है, मतलब उसकी जो स्पीशीज है ना वो खत्म हो जाती है और बहुत कम बचती है, उस जगह को क्या कहते हैं अपन, उस जगह को, उस घर को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। जो कि महत्वपूर्ण खतरों का सामना कर रहे होते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आवास विनाश, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये समस्याओं का सामना वो करते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं अंतर की ओर। अंतर ये वैसे मैंने वहां पर बता दिया था, पर फिर भी मैं आपको एक एक रूप से समझा देता हूँ। अपर्ली लेवल से ओल्ड पेपर में मैंने बता दिया था। इसमें सबसे पहले होता है नोवेल्टी और इन्वेंटिवनेस में अंतर पूछ रखा है। तो नोवेल्टी क्या होता है, नया, जो पहले से प्रकाशित नहीं हुआ हो। इन्वेंटिवनेस का मतलब है कि पहले से आविष्कार किया हुआ था, पहले से आविष्कार किया हुआ था बेटा, पहले से आविष्कार किया हुआ था, अब उसी में क्या कर दिया, सुधार कर दिया। उसी में क्या कर दिया बेटा, सुधार कर दिया, मतलब वो क्या है, इन्वेंटिवनेस है। क्या है, इन्वेंटिवनेस है, उसको अपन इन्वेंटिवनेस बोलते हैं। इसके बाद में अपने आता है पीवीआर जो और एफआर एक्ट आता है। कौन सा आता है, पीवीआर एफआर एक्ट आता है। पीवीआर क्या होता है, प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, मतलब ये क्या करता है, पौध प्रजनन को और इसके साथ में किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या करता है, पंजीकरण करता है, रजिस्ट्रेशन करता है। इसके बाद में आता है एफआर एक्ट्स। कौन से आते हैं, फार्मर्स राइट्स, जो कि ओनली किसानों के अधिकारों पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि बीजों को बचाना, बीजों को उपयोग करना, आदान प्रदान करना, ये क्या होता है, एफआर एक्ट्स होता है, फार्मर्स राइट्स होता है। एक होता है पीवीआर जो कि प्लांट वेराइटी के लिए भी होता है, मतलब जो प्लांट ब्रीडर होता है उसके लिए भी होता है, फार्मर के लिए भी होता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है नेक्स्ट डिफरेंट, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेंजिबल प्रॉपर्टी आता है। आप मेरी बौद्धिक क्षमता को छू सकते हो क्या, आप मेरी बौद्धिक क्षमता को छू सकते हो क्या। आप बोलोगे कि सर नहीं छू सकते, बौद्धिक क्षमता को कैसे छू सकते हैं, कि मैंने कोई गाना गाया तो आप उस गाने को छू सकते हो क्या, कि सर नहीं छू सकते। इसके अलावा आप मेरी ट्रैक्टर को या मेरी कार को आप छू सकते हो क्या, कि बिल्कुल सर छू सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तो अपने आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक आता है टेंजिबल प्रॉपर्टी। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है अमूर्त निर्माणों जैसे कि आविष्कारों और ट्रेडमार्क से संबंधित होता है, विशेष अधिकार प्रदान
करता है। क्या करता है? विशेष अधिकार प्रदान करता है, तो उसको क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब ये अमूर्त होती है और इसके साथ में ही विशेष अधिकार प्रदान करते हैं इसके लिए। एक आता है टेंजिबल, जैसे कि शारीरिक भौतिक होती है, जैसे जमीन हुई, इमारतें हुई, उनको अपन छू सकते हैं। अगर टेंजिबल प्रॉपर्टी के लिए अपने को जो अधिकार मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? टेंजिबल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। और ये जमीन के कागजात वगैरह होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। और इन पर तो इंटरनेशनल रूप से होता है। ये किस रूप से होता है? इंटरनेशनल रूप से होता है। मतलब इसको तो कोई भी यूज नहीं कर सकता, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके बाद में आता है यूपीओबी 1978 और 1991। ये क्या होती है? यूपीओबी 1978 ये एक्ट था इसका। इसमें है कि नए पौधों की किस्मों की सुरक्षा के लिए मानक स्थापित करता है और किसानों के अधिकारों पर कम शक्ति होती है। इसमें क्या है? प्रजनकों के लिए मजबूत सुरक्षा है और किसानों के बीज अधिकारों पर क्या है? अधिक प्रतिबंध है, इसमें कम प्रतिबंध है, ठीक है। तो ये यूपीओबी 1978 और 1991, इनका डिटेल से देखना चाहते हो तो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन वाली पीडीएफ में अवेलेबल है। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट सुई जेनेरिस। क्या आता है बेटा? सुई जेनेरिस आता है, मतलब नए प्रकार के क्या होते हैं? ये नए प्रकार के क्या है? नए प्रकार के अधिकार है। क्या है? नई प्रकार के क्या है? अधिकार है। देखो इसमें है सुई जेनेरिस अधिकार एक कानूनी ढांचा होते हैं जो कि विशेष रूप से अद्वितीय विषयों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो पारंपरिक बौद्धिक क्षमता प्रणालियों से क्या होते हैं? अलग होते हैं। ये जो अधिकार है ये पारंपरिक ज्ञान और जैविक संसाधन और गैर पारंपरिक जो नवाचार है उसकी रक्षा करते हैं। मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है, उनके लिए कहीं ना कहीं सुई जेनेरिस का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इनका उपयोग तब किया जाता है जब मौजूद जो आईपीआर है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये जो है ये क्या नहीं करते हैं? ये उनके लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके लिए ये उपयुक्त नहीं है, तो उसके लिए सुई जेनेरिस मतलब ये नई प्रकार के क्या होते हैं? अधिकार होते हैं, उनका क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। इसके बाद में सुई जेनेरिस से सुरक्षा का एक उदाहरण स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और जैविक संसाधनों पर उनके अधिकारों की क्या है? रक्षा है। इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे की ओर, और जैसे कि इसमें आ जाता है अपने जैसे एक्ट है। एक्ट पहला आ जाता है, कौन सा है? पहला एक्ट है अपने द पेटेंट एक्ट 1970। ये क्या करता है? आविष्कारों की रक्षा करता है। द कॉपीराइट एक्ट 1957 आता है, जो कि साहित्यिक, नाटकीय, संगीत, कलात्मक, ये जो भी क्रियाएं होती है, जो भी कलात्मक वगैरह, जो भी साहित्य वगैरह है, इनका कहीं ना कहीं ये क्या करता है? इनको सुरक्षा प्रदान करता है। इनको सुरक्षा प्रदान करने का क्या करता है? कार्य करता है। इसके बाद में आता है द ट्रेडमार्क एक्ट। कौन सा आता है? ट्रेडमार्क एक्ट आता है। देखिए अब अपन चलते हैं आगे की ओर। द कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या होता है? साहित्यिक, नाटकीय, संगीत, कलात्मक, इनकी क्या करता है? कहीं ना कहीं रक्षा करता है। इसके बाद में आता है द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो इसमें देखो यह ब्रांड, कोई नेम है ब्रांड का, इसके साथ में कोई लोगो है, कोई विशेष चिन्ह है, जैसे ब्राइट एग्रो क्लासेस है, उसका क्या करता है? ये कहीं ना कहीं कंजर्वेशन करता है। ट्रेडमार्क है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के लोगो के लिए, नाम के लिए क्या लिया गया है? ट्रेडमार्क लिया गया है, तो उसके लिए ट्रेडमार्क मिलता है। इसके बाद में आता है डिजाइन एक्ट 2000, जो कि क्या होता है? इसमें जो कोई भी उत्पाद है, उत्पाद की डिजाइन के लिए, जैसे साबुन की डिजाइन है, इसके साथ में शैम्पू की कोई भी है, शैम्पू की बेस तो एक ही होती है, पर जो साबुन की डिजाइन होती है उस रूप से हो जाता है, तो ये डिजाइन के लिए होता है। सौंदर्य जो वस्तुएं होती है उनके लिए होता है, मतलब उनकी नकल नहीं कर सकते। इसके बाद में आता है जियोग्राफिकल जो एक्ट आता है, जीआई एक्ट आता है 1999, जो कि क्या करता है? कोई भौगोलिक क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं, जैसे बीकानेरी भुजिया हो गए, आगरा के पेठा हो गए, ठीक है, मोती डूंगरी के लड्डू हो गए, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग होते हैं, जो कि एक विशेष स्थान विशेष को क्या देते हैं? चोमू के बेर प्रसिद्ध है, ठीक है। इस प्रकार से जीआई टैग आपने देखा होगा, किसी चीज को जीआई टैग मिल जाता है, मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए वो है, उसकी क्वालिटी को देखकर दिया जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर।
जो पीवीआर और एफआर एक्ट है 2001, जो कि किसानों के अधिकारों की, प्लांट ब्रीडर पादप प्रजनक है उसके अधिकारों के लिए वो कहता है ये दिया जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, जिसमें सबसे पहले आता है डिफाइन आईपीआर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। मतलब अपन बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है और इसके टाइप्स क्या है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है बेटा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है जैसे कि मेरी बौद्धिक क्षमता से कुछ विकास किया गया है, मेरी बौद्धिक क्षमता से मैंने कुछ भी कोई भी आविष्कार किया, कोई भी नया मैंने डेवलपमेंट किया, तो उस डेवलपमेंट के लिए क्या मिलता है? एक राइट मिलता है, एक अधिकार मिलता है। क्या मिलता है बेटा? एक राइट्स मिलता है, मतलब अधिकार मिलता है। राइट्स मिलता है मतलब क्या मिलता है बेटा? अधिकार मिलता है। क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। और इसको क्या कहते हैं? आईपीआर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आईपीआर कहते हैं। तो देखिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कानूनी सुरक्षा है जो कि व्यक्तियों और संगठनों को उनके रचनात्मक बौद्धिक कार्यों के लिए क्या होते हैं? मिलते हैं। ये मूर्त भी हो सकते हैं, अमूर्त भी हो सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है तो वो मूर्त होता है, इसके साथ में ही अपन ये मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आईपीआर हो गया। इसके बाद में अपन चलते हैं आईपीआर के टाइप्स। जैसे सबसे पहले आता है साथियों पेटेंट। पेटेंट किसके लिए मिलता है? ये कहीं ना कहीं आविष्कार के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? कोई भी आप आविष्कार करते हो उसके लिए आपको पेटेंट मिलता है। जैसे अभी अपन लेटेस्ट एग्जांपल की बात करूं तो बोरवेल में बच्चा गिर जाता है, उसको अपन निकाल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं क्या मिलता है साथियों? उसके लिए कहीं ना कहीं पेटेंट मिलता है। क्या मिलता है? पेटेंट मिलता है। और ये 20 वर्ष, इसकी अवधि कितनी होती है? 20 वर्ष तक होती है। कितनी होती है? 20 वर्ष तक होती है। और जो आविष्कार है, आपने जो आविष्कार किया वो बिना आपकी अनुमति के कोई यूज नहीं कर सकता। अगर आपके पास में उस आविष्कार का क्या है? पेटेंट है, तब यूज नहीं कर सकता। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है बेटा कॉपीराइट। क्या आता है? कॉपीराइट आता है। कॉपीराइट अपने को मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। जैसे आपने कोई बुक लिखी, आपने कोई गाना गाया, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपने को क्या मिलता है? उसके लिए कहीं ना कहीं अपने को मिलता है कॉपीराइट। और कॉपीराइट की जो वैलिडिटी रहती है वो लेखक की उम्र प्लस 60 वर्ष, लेखक की उम्र प्लस 60 वर्ष क्या रहती है? उसकी वैलिडिटी रहती है। इसके बाद में आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसके लिए मिलता है? एक कोई प्रतीक के लिए, चिन्ह के लिए, उसके लिए मिलता है जो कि दूसरों से अलग करता है। जैसे ब्राइट एग्रो क्लासेस का ट्रेडमार्क लिया हुआ है, अगर ब्राइट एग्रो क्लासेस वर्ड को कोई और यूज करता है तो अपन क्या कर सकते हैं? उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको बिना अनुमति के कोई यूज नहीं कर सकता। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है डिजाइन राइट्स। डिजाइन राइट्स का मतलब है कि जैसे कोई भी साबुन की डिजाइन है तो वो उसकी रचना कर रहा है, उसको एक डिजाइन दे रहा है, एक शेप दे रहा है, तो बेटा उसके लिए क्या मिलता है? उसके लिए डिजाइन राइट्स मिलते हैं। जीआई टैक्स, कोई भी जियोग्राफिकल कोई भी एरिया है, कोई भौगोलिक एरिया है, वहां पर कोई नई चीज का क्या हो रहा है? आविष्कार हो रहा है, या कोई ऐसी चीज है जो कि उस एरिया को एक पर्टिकुलर नाम दे रही है। अब उसकी क्वालिटी है तभी तो उसको नाम मिला। अब उसको कोई अदर यूज कर ले बिना क्वालिटी के, तो बेटा वो तो गलत बात है। तो उसके लिए भी क्या मिलता है? कानूनी संरक्षण मिलता है। ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद में आता है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का मतलब होता है, जैसे कि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आता है जो अपने KFC के जो मसाले होते हैं उनकी रेसिपी आ जाएगी, कोका कोला की रेसिपी आ जाएगी। तो बेटा उनको बनाने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला वो किसी को नहीं बताते हैं। कोका कोला को बनाने का फॉर्मूला किसी को नहीं बताएंगे, KFC मसालों का जो फॉर्मूला है वो किसी को नहीं बताएंगे। इसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं। इसके बाद में आता है PVR, प्लांट वेराइटी राइट्स। मतलब ये किसको मिलता है? एक तो प्लांट ब्रीडर को और किसान को अधिकार मिलता है कि वो अपनी किस्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, किसान अपने ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज कर सकता है और उसका जो शेयरिंग बेनिफिट, मतलब उसका जो लाभ होता है उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये अपने क्या आता है बेटा? PVR आता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की, और आगे आता है UPOV। क्या आता है? UPOV फुल फॉर्म अगर आप देखना चाहो तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स ओरिजिन एंड हिस्ट्री। इसकी देखनी है, ठीक है, फुल फॉर्म आ जाएगी इसकी। क्या आ जाएगी? फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसके साथ में ही अपने आती है UPOV की।
यूपीओवी की जो उत्पत्ति है, यूपीओवी की जो उत्पत्ति है वो कब हुई थी बेटा? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन से जुड़ी है और जिसका उद्देश्य है नई किस्मों की सुरक्षा करना और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बनाना। मतलब जो नई किस्में हैं उनको इंटरनेशनल रूप से क्या देना, एक सुरक्षा प्रदान करना, ही इसका क्या था? यूपीओबी का मुख्य कार्य था। ठीक है, इसमें पहला जो कन्वेंशन था वो कब हुआ था साथियों? 1961 में पेरिस में हुआ था, फ्रांस में अपनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि पौधों के जो प्रजनक है, मतलब प्लांट ब्रीडर जो वैज्ञानिक है, उनको उनके नई किस्मों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिकार प्रदान करना। फिर इसके बाद में बात करते हैं इसके अनुसार अपनाई जो यूपीओवी ने कृषि कानूनी और आवश्यकताओं में बदलाव के लिए संशोधन किए और सबसे हालिया में, मतलब रिसेंटली कब हुआ? 1991 में हुआ। एक कब हुआ था? 1978 में। तो तीनों याद रखना, 1961, 1978 और 1991 में ये हुआ था। ठीक है, और इन दोनों की तो बात ही कर ली, 1991 और इसके साथ में ही अपन ने बात की थी एक 1978 की। अब आता है भाई साहब इसके कार्य, क्या आते हैं? फंक्शन ऑफ यूपीओवी। तो यूपीओवी का सबसे पहला कार्य होता है कि नए पौधों की किस्मों की सुरक्षा के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जिससे जो प्लांट का जो ब्रीडर होता है उसको एक विशेष अधिकार मिलता है। इसके बाद में अपने आता है एनकरेजिंग प्लांट ब्रीडिंग इनोवेशन, मतलब पौधों के प्रजनकों को विशेष अधिकार प्रदान करके यूपीओवी नए उन्नत पौधों की किस्मों के विकास को क्या करता है? बढ़ावा देता है। विकास को क्या करता है? बढ़ावा देता है, जो कि कृषि और समाज दोनों के लिए क्या है? लाभकारी है। कृषि और समाज दोनों के लिए क्या है बेटा? लाभकारी है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन चलते हैं आगे की ओर और आगे अपने आता है यह नवाचार को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रजनकों को उनके अनुसंधान फसल किस्मों में सुधार के प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है? मेनली कार्य है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। मतलब पेटेंट के लिए क्या हुई थी बेटा? पेटेंट के लिए एक संधि हुई थी। पेटेंट के लिए क्या हुई थी? संधि हुई थी, जिसको पीसीटी भी कहते हैं, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी भी कहते हैं। ठीक है, इसको देखिएगा सबसे पहले। इसमें आता है पेटेंट सहयोग संधि एक प्रकार की क्या है? अंतरराष्ट्रीय संधि या इंटरनेशनल है। ये क्या है? कौन से लेवल पर है बेटा? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है। इसके साथ में जो कई देशों में पेटेंट सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करते हैं। कैसे करते हैं? सरल और सुव्यवस्थित करते हैं प्रक्रिया को। तो ये क्या है? पीसीटी है। क्या है? पीसीटी है, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी है। इसके साथ में नेक्स्ट आता है पीसीटी पर 1970 में हस्ताक्षर किए थे। मतलब अपन बात करें, इसका जो प्रशासन है डब्ल्यूआईपीओ के द्वारा किया गया था। मतलब ये जो कंडक्ट करवाई थी वो डब्ल्यूआईपीओ के द्वारा क्या करवाई गई थी? कंडक्ट करवाई गई थी। डब्ल्यूआईपीओ क्या होता है वो भी अपन आगे बात करेंगे। अब देखिएगा, इसमें मेन चीज आती है कि जो अपने डब्ल्यूआईपीओ है, इसने क्या कहा? इसने कहीं ना कहीं ये कंडक्ट करवाया। इसके साथ में यह एक आविष्कार को एक देश में पेटेंट आवेदन, मतलब अंतरराष्ट्रीय आवेदन कहा जाता है। कहने का मतलब ये था, जो पीसीटी है ना बेटा, पीसीटी है, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी के जितने भी सदस्य हैं ना, वो पेटेंट अप्लाई जब करते हैं तो बेटा एक जगह पर ही वो कर सके। मतलब ऐसा नहीं कि पेटेंट का अपने को अप्लाई करना है, पहले इस कार्यालय में जा रहे हैं, फिर इस कार्यालय में जा रहे हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पर उनको जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जगह पर ही कार्य हो जाना चाहिए, एक जगह पर ही कार्य हो जाना चाहिए। इसको अपन क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, सॉरी इंटरनेशनल अपन क्या कहते हैं इसको? पीसीटी, पेटेंट कॉर्पोरेशन और ट्रीटी कहते हैं। मतलब ये हुई थी मेनली जो आवेदन की प्रक्रिया है ना, पेटेंट के लिए अपन आवेदन करते हैं, उसको इजी बनाने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए हुई थी ये। ठीक है, और इसके चरण की बात करें तो पीसीटी प्रक्रिया एक अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदन की प्रक्रिया से क्या होती है? शुरू होती है। आवेदन करता कई देशों का चयन कर सकता है और जहां क्या होती है? सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
ठीक है। और इसके साथ में ही अपन बात करें, नेक्स्ट आता है जो अपन एप्लीकेशन दे देते हैं उसके बाद में जांच की जाती है कि क्या नया और आविष्कारशील है या नहीं है, मतलब आविष्कार नया है या नहीं है, वो चीज जांच की जाती है। इसके बाद में आता है अंतरराष्ट्रीय के बाद में आवेदनकर्ता के पास व्यक्तिगत देशों, मतलब कोई नेशनल लेवल पर क्या किया जाता है, देशों के लेवल पर क्या किया जाता है, इसकी फाइलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है और 30 से 31 महीने का समय होता है देश के आधार पर। ठीक है, मतलब ये देश में भी तो जांच की जाएगी इसकी। इसके बाद में आता है पीसीटी जो प्रणाली है अंतरराष्ट्रीय पेटेंट नहीं देती, लेकिन यह न्यायिक क्षेत्रों में क्या देती है, पेटेंट प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, पेटेंट प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बनाती है, सरल बनाती है। मेन इसकी थीम जो निकल कर आएगी ना वो यही आएगी कि ये पेटेंट की जो आवेदन की प्रक्रिया है ना बेटा, उसको क्या बना देती है, उसको बहुत इजी बना देती है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है पेटेंट सिस्टम इन इंडिया, मतलब जो अपना भारत है, भारत में पेटेंट सिस्टम क्या है। देखिएगा, सबसे भारत जो WTO का क्या है, सदस्य है और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते का क्या करता है, पालन करता है। इसके साथ में ही भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में क्या किया गया था, ये प्रस्तुत किया गया था और तब इसे ट्रिप्स के समझौते का अनुपालन और पेटेंट प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कई बार क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। इसके बारे में बात करते हैं। भारत में पेटेंट जो कार्यालय है वो कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है और यह जो है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये अपने 20 वर्ष इसके लिए चाहिए होते हैं कि 20 वर्ष तक ये क्या होता है, काम में आता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पेटेंट के एग्जामिनेशन और ग्रांटिंग, मतलब इसकी प्रोसेस मैंने कंप्लीट आपको बता दी थी, सारी स्टेप्स बताई थी कि इससे पहले क्या करते हैं, जमा करते हैं, जमा करने के बाद में वो देखते हैं, उसमें सारी प्रोसेस होती है, क्या आविष्कार किया है, क्या यूज जाएगा। इसके बाद में वो एग्जामिन, मतलब उसकी जांच करते हैं, फिर इसके बाद में जांच करने के बाद उसको पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के बाद में कि इस ऐसा आविष्कार आपने तो नहीं किया, इनको दे दे क्या, फिर 18 महीने के बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, वो दे दिया जाता है। फिर कोई भी दिक्कत होती है तो वापस से ले लेते हैं, मतलब उसका रिवोक कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने पहले वाली जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की क्लास थी ना उसको जरूर देखना, उसको छोड़ मत देना, चाहे इसको थोड़ी सी स्किप कर देना, थोड़ी सी वैसे करोगे तो आपके पास में टाइम नहीं है तो इसको स्किप कर देना, पर उसको स्किप मत करना। और पढ़ने के बजाय, पीडीएफ्स को पढ़ने के बजाय क्लास लो, बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं, जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 कौन सा है साथियों, इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। इसके बारे में अपने देखना है, जो इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 है, इसके सैलेंट फीचर्स देखने हैं और इसके एग्जेम्पशन देखने हैं। मतलब मेनली अगर बात करें इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जो जैव विविधता है, क्या है बेटा, जैव विविधता, क्या जाएगा, जैव विविधता जो है, इस जैव विविधता को आपको आसानी से समझना है कि भाई साहब आपने देखा होगा कि कई स्पीशीज ऐसी है जो कि विलुप्त होती जा रही है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनको सरल करने के लिए, जो विलुप्त हो रही है उनको बचाने के लिए, जो इंडियन बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, मतलब बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, भारत में, उसको कहीं ना कहीं सेव करना है। और भाई साहब जब तक जो डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, मतलब जब तक डाइवर्सिटी रहेगी तब तक डेवलपमेंट रहेगा, जब तक डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी बेटा क्या हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा और डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक ऐसे मान लो कि मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपने को बचा कर रखना है। इसमें आता है भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 को भारत की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने और जैविक संसाधनों का सतत उपयोग करने को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था जैविक संसाधनों और जैव विविधता से संबंधित ज्ञान के उपयोग को नियंत्रित करना, पहुंच और लाभ वितरण के सिद्धांत को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करने के लिए यूज किया गया था। इसके बाद में आता ऑब्जेक्टिव्स, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या उद्देश्य है।
क्या क्या इसके उद्देश्य हैं। इसमें आता है यह अधिनियम भारत के जैविक संसाधनों को संरक्षित करने और सतत रूप से उपयोग करने का क्या रखता है, लक्ष्य रखता है। मतलब ये जो एक्ट लागू किया गया, इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, यह अधिनियम भारत के जैविक संसाधनों को संरक्षित करने और सतत रूप से, मतलब इनको संरक्षित करेंगे और लगातार इसका क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करता है, लक्ष्य रखता है। तो पहला है कि ये क्या करे, सतत उपयोग करते रहे अपन भारत में जैव विविधता का, और इसके साथ में जैविक संसाधनों का, और उनको क्या कर सके, संरक्षित कर सके। ये इसका पहला टारगेट था। दूसरा, यह सुनिश्चित करता है कि जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच को विनियमित किया जाए, और इसके साथ में ही सरकार की उचित अनुमति के बिना इसका शोषण न हो। मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेस है, उनका जो सरकार है ना, उसकी अनुमति के बिना इसका कोई यूज ना करे, मतलब इसको कोई क्षति ना पहुंचाए, ऐसा इसका टारगेट था। इसके बाद में आता है, यह अधिनियम जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का न्याय संगत और समान वितरण को क्या देता है, बढ़ावा देता है। क्या देता है बेटा, बढ़ावा देता है। ये अपने आता है कौन सा साथियों, ये अपने इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आता है। इसके बाद में देखो इसके साइलेंट फीचर क्या क्या है। इसमें एक तो एसबीबी थे और एक एनबीए, मतलब ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, और ये क्या आ जाते हैं, राज्य मतलब स्टेट, राज्य जैव विविधता प्राधिकरण। तो देखिएगा, सबसे पहले एनबीए का गठन जैविक संसाधनों के संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने और अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। अब भाई साहब इसमें भी अलग अलग स्टेप्स बना दी। सबसे पहले ऊपर शीर्ष कौन रहेगा, शीर्ष तो ये एक्ट ही है। फिर इसके ऊपर बना देंगे भाई साहब, किसको बना देंगे, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा एनबीए अथॉरिटी, सॉरी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, मतलब ये नेशनल लेवल पर होता है, देश के लेवल पर होता है। ठीक है, ये एक हो गया। इसके बाद में एसबीबी इसके अंडर बनाए गए, मतलब उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बोलते हैं। मतलब ये राज्य के लेवल पर, ताकि अपने को पता है कि नेशनल लेवल पर है, वो पूरे इंडिया में तो कवर कर नहीं सकता, तो इसके लिए हर जो अपने राज्य है उसमें स्थापित कर दिए गए, और फिर वो इनका ध्यान रखते हैं कि कहां पर डाइवर्सिटी है, कहां पर नहीं है, कहां पर कंट्रोल करना है, क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, उन सभी का जो है वो रेगुलेशन कौन करता है, वो एसबीबी करते हैं। इसके बाद में आता है एक्सेस बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेस है उनका। यह अधिनियम जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, और व्यक्तियों और संस्थाओं को संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय और इसके साथ में ही राज्य जैव विविधता प्राधिकरण की क्या देता है, अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद में आता है बेनिफिट शेयरिंग, मतलब ये कहता है कि अगर किसी भी किसान का या किसी का भी ट्रेडिशनल नॉलेज यूज ले रहे हैं ना, तो भाई साहब उसको बेनिफिट शेयर करो, उसमें से क्या करो, बेनिफिट शेयर करो। तो बेनिफिट शेयरिंग भी इसका क्या है, मुख्य क्या है, मुख्य इसका साइलेंट फीचर है, मुख्य इसकी विशेषता। इसके बाद में आता है कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, मतलब यह अधिनियम पारिस्थितिकी प्रणालियों जैसे वन, आर्द्र भूमियों और इसके साथ में ही अन्य जैव विविधता से भरपूर क्षेत्रों के संरक्षण पर क्या देता है, बल देता है। मतलब ये इकोसिस्टम को भी क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है, इकोसिस्टम का भी क्या करता है, कंजर्वेशन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, मतलब आपको क्या बनाना है, रजिस्टर बनाना है। क्या बनाना है कि रजिस्टर बनाना है, और वो रजिस्टर में क्या होगा, उसमें जैव विविधता से रिलेटेड जो भी संसाधन है, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनको क्या कर लो, स्टोर कर लो, क्या कर लो, उनको लिख लो। तो ये भी कौन करता है, ये अपने ये जो एक्ट है वो करता है। इसके बाद में आता है यह अधिनियम जैविक संसाधनों तक विदेशी संस्थाओं की पहुंच को नियंत्रित करता है, और यह सुनिश्चित करते हुए पहुंच की निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों के अनुसार नियंत्रित की जाए। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे और
यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को क्या करता है, बढ़ावा देता है, बिना पारिस्थितिकी प्रणालियों को समाप्त किए। मतलब आप ये ऐसे नहीं कहता कि इनका बिल्कुल भी यूज मत करो, पर ये कहता है कि आप इनका यूज करो, पर इस प्रकार से करो ताकि जो अपनी मर्दा है, जो भी अपने जैविक संसाधन है, वो बने रहे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। ऐसे नहीं कि अभी कर दिया और भाई साहब अब फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, मतलब कि अब तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, इसका सतत आपको उपयोग करते रहना है। इसके बाद में अपन चलते हैं, इसमें बात करते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या छूट होती है। इसमें कुछ क्या होती है बेटा, छूट होती है, एग्जिबिशन होती है। उन छूट की बात करते हैं कि कौन कौन सी छूट होती है। सबसे पहले है कि यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एग्जिबिशन आ जाएगा, एम भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि पूछा गया है अभी आपको। मतलब इसमें कुछ छूट भी होती है, ऐसा नहीं कि सभी प्रतिबंध प्रतिबंध लगा दिए इस एक्ट के अंतर्गत। इसमें कुछ छूट भी होती है। छूट में सबसे पहले आता है यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब अगर आपको जैविक संसाधनों का यूज करके आपको कोई शोध करना है, कोई रिसर्च करना है, कोई डेवलपमेंट करना है, कोई डेवलपमेंट करना है, कोई आपको रिसर्च करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज। मतलब यह अधिनियम जैविक संसाधनों से संबंधित ट्रेडिशनल नॉलेज का जो उपयोग होता है उस पर लागू नहीं होता है। मतलब ये ट्रेडिशनल नॉलेज पर लागू नहीं करेगा। मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज पर इतना ज्यादा इसका प्रतिबंध नहीं रहेगा, क्योंकि जिसका ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका रहेगा ही, तो बेनिफिट शेयरिंग जरूर करना पड़ेगा। मतलब जो लाभ होगा वो शेयर करना पड़ेगा। अब इसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है बेटा, यह अधिनियम जैविक संसाधनों के छोटे पैमाने पर उपयोग के मामले में छूट की अनुमति देता है। मतलब जो जैविक संसाधन है उनका छोटे पैमाने के रूप पर यूज कर सकते हो, इसकी छूट है, ठीक है। इसके साथ में ही जैसे कि स्वदेशी और ग्रामीण समुदायों द्वारा स्थानीय और गैर व्यावसायिक में उपयोग कर लेते हैं। फिर आता है यह अधिनियम पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, विशेष रूप से आयुर्वेद, इसके साथ में अन्य पारंपरिक प्रणालियों में जैविक संसाधनों के पारंपरिक उपयोग की क्या देता है, अनुमति देता है। मतलब ट्रेडिशनल तरीके से क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। इनका क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। देखिएगा आगे आ जाती है ये कि कौन कौन सी छूट होती है इस एक्ट के अंतर्गत। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है फॉलोइंग द ब्रीफ। मतलब इनका आपको इंट्रोडक्शन देना है, वो भी ब्रीफ में। सबसे पहले आता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये एक प्रकार की शीर्ष संस्था है, सबसे अपर लेवल की संस्था है, सबसे ब्रॉड लेवल की संस्था है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या करती है, कंजर्वेशन करती है। मतलब इन पर क्या करती है, एक अधिकार रखती है। तो देखिएगा WIPO एक विशेष संस्था है जो कि संयुक्त राष्ट्र के तहत काम करती है दुनिया भर में। मतलब पूरी दुनिया में सबसे शीर्ष संस्था पूछे ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो वो WIPO है, ठीक है। ये IP की सुरक्षा को क्या देती है, बढ़ावा देती है। फंक्शन की बात करें, सबसे पहला फंक्शन होता है WIPO पेटेंट, कॉपीराइट और इसके साथ में ही ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन की वैश्विक सुरक्षा के लिए एक मंच प्रदान करता है। क्या करता है, एक मंच प्रदान करता है। और यह बौद्धिक क्षमता विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता और पंचायती सेवाएं भी प्रदान करता है, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है कि जो WIPO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट आता है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन जो टैरिफ एंड ट्रेड। और इसको अभी कन्वर्ट किस में कर दिया गया है, WTO में 1995 में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए सारी, ठीक है। इसमें आता है सामान्य शुल्क और व्यापार समझौता। एक बहुपक्षीय क्या है, व्यापार समझौता था, जिसका उद्देश्य शुल्क और आयात कोटा जैसे अवरोधों को कम करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद में बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। बात करें, GATT की स्थापना 1947 को हुई थी। इसको कन्वर्ट कर दिया गया था कब, 1995 में WTO में क्या कर दिया गया था, इसको कन्वर्ट कर दिया गया था।
इसके बाद में आता है ITPGRFA, मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, मतलब ये खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को क्या करता है, ये कहीं ना कहीं मजबूत करता है। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि के लिए पौधों के आनुवंशिक संसाधनों पर ये क्या थी, संधि थी, जिसे बीज संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीज संधि भी कहा जाता है, सीड ट्रीटी भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य था खाद्य सुरक्षा और कृषि को बढ़ावा देने के लिए पौधों के जो आनुवंशिक संसाधन है, मतलब प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, उन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को आगे के लिए यूज करते रहना और सतत उपयोग करना और न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करना। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। की फीचर्स इसके क्या क्या थे, तो संधि किसानों के अधिकारों को बढ़ावा देती है और पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से लाभों के वितरण को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। यह सदस्य देशों के बीच बीजों के आदान प्रदान के लिए भी एक बहुपक्षीय प्रणाली है, मतलब बीज भी क्या करती है, ट्रांसफर करती है, ITPGRFA। इसके बाद में चलते हैं, इसका उद्देश्य था खाद्य सुरक्षा को वर्दी करना और देशों की जलवायु परिवर्तन के प्रति क्या बनाना, अनुकूल बनाना। कि आजकल वेराइटीज होती है वो अनुकूल नहीं होती है, तो अनुकूल बनाना भी क्या था, इनका मेन पर्पस था। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है WTO क्या है, जो ये अभी अपन ने बात की कि वही कार्य थे लगभग, तो कुछ इसको कन्वर्ट कर दिया गया और पहले GATT था और अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, WTO में कन्वर्ट कर दिया गया। देखो, विश्व व्यापार संगठन एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो कि देशों के बीच व्यापार को विनियमित करता है, वस्त्रों और सेवाओं के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके और विवादों का समाधान किया जा सके, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके। ये कहीं ना कहीं क्या है, WTO का क्या है, मेन उद्देश्य है। क्या है, मेन उद्देश्य है। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी, 1995 में हुई थी। और GATT क्या था, इसका मेनली इसका उत्तराधिकारी था WTO। ठीक है, इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन सबसे पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना, पहला इसका उद्देश्य और पहला कार्य था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना। ये भी टाइम साथियों। अब अपन बात करते हैं आगे की ओर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर व्यापार और विवादों का समाधान करना और राष्ट्रीय जो व्यापार नीति है उसकी निगरानी करना, विकासशील देशों में तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना ही किसका कार्य है, WTO का कार्य है। इसके बाद में आता है फार्मर्स राइट्स, जो कि अभी अपन ने पहले भी बात की थी कि ये क्या करता है, किसान अपने बीज का क्या कर सकता है, कोई भी किस्म हो, कोई भी ब्रांड वाली किस्म हो, उसका यूज कर सकता है, उसका क्या कर सकता है, उसका खुद यूज कर सकता है। इसके साथ में उसको ट्रांसफर कर सकता है, किसी को आदान प्रदान कर सकता है, इसके साथ में ही उससे बीज बचा भी सकता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, उसको अधिकार होते हैं। ठीक है, और पर इसको एक रीजन है, एक शर्त है कि इसको ब्रांड के रूप में नहीं बेच सकता कि सोनालिका किस्म का बीज ले आया और उसको ब्रांड के रूप में बेच रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर।
ठीक है। इसके बाद में अपने आता है जो किसान अधिकार है वो सारे आ जाते हैं। इसके बाद में आता है पेटेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी कि नोवेल्टी होनी चाहिए, मतलब नया होना चाहिए। इसके साथ में इन्वेंटिव मतलब आविष्कार वाला होना चाहिए। इसके साथ में ही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वगैरह जो प्रोसेस है जो पहले मैंने ही आपको बता दी थी वो वाली ही इसमें क्या आएगी, जो प्रोसीजर आएगी। जैसे कि प्रोसीजर देख सकते हो, पहले पेटेंट का सर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर अपन पेटेंट की एप्लीकेशन भरेंगे, फिर एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट मतलब इसकी जांच होगी कि ये किसी के नाम तो नहीं है, और इसके साथ में कि पेटेंट ये सही तो मांग रहे हैं, पेटेंट कार्यालय में जांच होगी। जांच करने के बाद में पब्लिश कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद में क्या करते हैं, इसकी रिपोर्ट बनाते हैं, मतलब एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करने के बाद में क्या कर देते हैं, उसको क्या दे देते हैं, पेटेंट दे देते हैं। और फिर बाद में अगर फिर इसको क्या कर सकते हैं, रिन्यू भी करवा सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो रिवोक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर गलत पाया जाता है तब। ठीक है, तो ये अपने क्या था साथियों, पेटेंट था। और ये जो आज की सब्जेक्ट थी आईपीआर 311, उससे क्लास को लेना मत भूलना, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, और मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।